गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। हम 11th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक हालांकि दो टॉपिक रहेंगे, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें बात कर रहा हूँ वो विश्व के इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना भी है। होप कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। इंटरेस्टिंग तरीके से इसको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, और एग्जामिनेशन में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नोट्स भी आप लोगों को जो मैंने इस वीडियो में बनाए वो आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट कर लेने हैं। आज के जो टॉपिक्स रहेंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले जापान में सैन्यवाद, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सैन्यवाद का विकास हुआ। लेकिन जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वह है द्वितीय विश्व युद्ध और जापान पर उसका प्रभाव। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वह है हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका का हमला। अमेरिका ने परमाणु हमला इन दोनों जापानी शहरों पर किया था। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम जापान में सैन्यवाद को आरंभ करें, आप लोगों ने जो सेकंड इसका जो टॉपिक है उसको ज़रूर एक दो बार सुन लेना है, क्योंकि आप लोगों को न केवल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रहते हैं आगे आने वाले समय में उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जापान में सैन्यवाद का विकास। ये प्रश्न एग्जामिनेशन में 3-4 नंबर में पूछा जाता है बहुत बार। जापान में सैन्यवाद की, जापान में जो सैनिक शक्ति को बढ़ाने की प्रक्रिया थी उसका विकास क्यों हुआ, क्या कॉजेज थे, क्या कारण थे जिसकी वजह से कि जापान एक सैन्य शक्ति के रूप में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जापान में सैन्यवाद कि क्या क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से जापान में सैन्यवाद का विकास हुआ और एक सैनिक शक्ति के रूप में जापान सामने आया। चीन और रूस को पराजित करने के पश्चात जापान एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया। जापान में सैन्यवाद का उदय हुआ जिसके निम्नलिखित कारण थे। मतलब जापान में सैन्यवाद का उदय हुआ, जो कॉजेज थे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला कारण सैन्यवादियों की महत्वाकांक्षा। सैन्यवादी जो थे जापान में, उनकी महत्वाकांक्षा थी। जापान में सैन्यवादियों के उत्थान का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि वे जापान में फैली अशांति पर नियंत्रण पाने में सफल रहे, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया। चीन जापान युद्ध तथा रूस जापान युद्ध में जापान की सफलता ने विश्व को चकित कर दिया था। ये तो सभी जानते हैं कि सच में ही जापान एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया था इन दोनों देशों को, चीन और रूस को पराजित करने के बाद। इसके साथ में ही 1902 में जापान इंग्लैंड के साथ समझौता करने में भी सफल रहा, क्योंकि इंग्लैंड उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता था और जापान उससे समझौता कर पाया। ये जापान के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इन कारणों से जापान की सेना की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। अब महत्वाकांक्षा बढ़ गई और ज़्यादा विकास करना चाहते थे, और 1931 ईस्वी में जापानी सेना ने सरकार से परामर्श किए बिना ही मंचूरिया पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। तो मंचूरिया पर अधिकार कर लिया गया सेना को पूछे बगैर। सेना को नहीं पूछा, जापान की सेना ने सरकार को नहीं पूछा और सरकार को पूछे बिना ही मंचूरिया पर अधिकार कर लिया, आक्रमण करके उस पर अधिकार। अगला जो पॉइंट इसमें है, सेकंड पॉइंट, वह है उदारवादियों की मृत्यु। उदारवादी जो कि जापान में बिल्कुल भी सैन्यवाद के पक्ष में नहीं थे, उनकी बहुत सारे नेताओं की मृत्यु के पश्चात जापान के सैनिकों को या सैन्यवाद के जो समर्थक थे वो सैन्यवाद को बढ़ावा देने में सक्षम रहे। बहुत से पुराने नेता सैन्यवादियों की गतिविधियों को पसंद नहीं करते थे। वास्तव में वे सैन्यवादियों पर अंकुश रखते थे, परंतु जैसे जैसे समय गुजरता गया वे बूढ़े हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कारण सैन्यवादियों पर जो उनका अंकुश था वो समाप्त हो गया और वे अब अपनी मनमानी के लिए स्वतंत्र हो गए। दूसरे क्षेत्रों को विजय करने की उनकी इच्छा को अब कोई नहीं दबा सकता था, जिसके कारण जापान में सैन्यवाद को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो उदारवादी जो कि पहले विरोध करते थे सैन्यवाद का, सैनिक शक्ति को बढ़ाने का, अब उन सभी उदारवादियों की, बहुत सारे उदारवादी तो बूढ़े हो गए या उनकी मृत्यु हो गई थी,
अब इन सैन्यवादी को रोकने वाला कोई नहीं था, अब वो किसी भी क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए स्वतंत्र हो गए थे। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है विरोधी नेता। जो विरोधी नेता थे, जापानी संसद के सदस्य, उच्च अधिकारी और मंत्री परिषद के सदस्य सैन्यवादियों के घोर विरोधी थे। अपने इस विरोध के कारण ही वे सैन्यवादियों के आतंक का निशाना बने। जापान में सैन्यवादियों को विरोध करने वाले शिक्षक तथा पत्रकार भी इसमें शामिल थे। सरकार के वे सदस्य सैन्यवादियों का विशेष रूप से विरोध कर रहे थे जो सरकार की वित्तीय व्यवस्था को भलीभांति जानते थे। देश पर पहले ही ऋण का काफ़ी बोझ था, अतः वित्त मंत्री ने सैनिक खर्चों में कटौती करने के सुझाव रखे। जापानी सेना इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, अतः उसने विरोधियों को अपना निशाना बनाया। जापानी सेना ने 1931 ईस्वी में बैंक ऑफ जापान के जो डायरेक्टर थे, गवर्नर थे, उनकी हत्या कर दी। यहाँ पे आप लोगों ने गवर्नर लिख लेना है, गवर्नर नहीं लिखा है, तो उसकी हत्या कर दी गई क्योंकि वो विरोध कर रहे थे। उनको लग रहा था कि गवर्नर लिख लेना आप लोगों ने यहाँ पे, बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की हत्या कर दी गई। वो क्यों उसका विरोध कर रहे थे? क्योंकि वो जापान के फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छी तरह जानते थे। उनका मानना था कि अब सैन्य जो हथियार थे या सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा खर्च पहले सैन्यवाद पर हो चुका है। लेकिन सैन्यवादी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जो विरोध कर रहे थे बैंक ऑफ जापान के गवर्नर, उनकी हत्या कर दी। साथ में ही उन्होंने उन सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को और जो बड़े बड़े नेता थे, मंत्री थे, उन सबको मार डाला जो सैन्यवादियों का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, नाजीवाद और फासीवाद का प्रभाव। नाजीवाद जर्मनी में हिटलर और फासीवाद इटली में मुसोलिनी, इनका नेतृत्व कर रहे थे। नाजियों का नेतृत्व जो थे वो जर्मनी का हिटलर कर रहा था और फासीवाद का नेतृत्व इटली में मुसोलिनी कर रहा था। तो जापान के जो लोग थे वो इनसे बहुत प्रभावित थे। हिटलर तथा मुसोलिनी की सफलताओं का जापानी पर बहुत प्रभाव पड़ा। जापान भी हिटलर मुसोलिनी की भांति विजय प्राप्त करना चाहते थे। वे उनके विचारों तथा तरीकों से बहुत प्रभावित थे। विजय की आशंका रखने वाले जापानी नवयुवक नाजी तथा फासिस्ट लोग एक तरह अपनी दशा को सुधारना चाहते थे। कुल मिलाकर वे जापान को सैनिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली बना देना चाहते थे और इसी विचारधारा के कारण द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी शक्तियों, जिसमें जर्मनी महत्वपूर्ण था, उसका साथ दिया। अगला जो पॉइंट था इसमें, नवयुवक अधिकारियों की श्रेणी का उदय। क्योंकि हमने पहले ही बात की कि या तो बहुत सारे जो अधिकारी थे उनको मार दिया गया सैन्यवादियों के द्वारा। अब नए अधिकारी नियुक्त किए गए जो कि जापान में सैन्यवाद के फेवर में थे। यह नवयुवक अधिकारी भी शानदार विजय तथा समाज में वे स्थान बनाना चाहते थे। उन्हें सैनिक नेताओं का समर्थन प्राप्त था। वे जापानी सैनिकवाद में ये विश्वास रखते थे और शक्ति का प्रयोग करना अपना अधिकार समझते थे। यही कारण रहा कि जापान में सैन्यवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं सैन्यवाद की, जिसके ये पॉइंट से इसकी वजह से जापान में सैन्यवाद का विकास हुआ। अब हम बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध का टॉपिक आपके सिलेबस में है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं विश्व युद्ध होते क्या हैं। विश्व युद्ध, वैसे युद्धों के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध, भारत चीन के बीच युद्ध, या फिर और जो उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध। जो दो देशों के बीच में युद्ध होता है उनको युद्ध या लड़ाइयाँ कहते हैं। लेकिन ऐसे युद्ध जिसमें बहुत सारे देश दो गुटों में बंट जाते हैं, विश्व के जो शक्तिशाली देश है वो दो गुटों में बंट जाते हैं और आपस में उनके बीच में लड़ाई होती है, उसको विश्व युद्ध का नाम दिया गया। 1914 ईस्वी में विश्व दो गुटों में बंट गया, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी शक्तियाँ। 1914 की मैं बात कर रहा हूँ। मित्र राष्ट्रों की ओर से उस समय जो शक्तिशाली देश थे विश्व के, इंग्लैंड, फ्रांस, साथ में अमेरिका, रूस, ये मित्र राष्ट्र थे। बहुत सारे और देश, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज थी,
वो एक तरफ थे, जबकि दूसरी तरफ जो देश थे वो थी धुरी शक्तियां, जिसमें उस समय जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की थे। इन दोनों गुटों के बीच में ये युद्ध 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ, जिसे प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी और ये युद्ध 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक चला, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मारे गए थे, बहुत सारा आर्थिक हानि इसमें हुई थी, क्योंकि विश्व के शक्तिशाली देश दो गुटों में बंटकर जो है वो युद्ध लड़ रहे थे और ये युद्ध 4 वर्षों तक चला। 1919 में हुई वर्साय की संधि में जो है वो से पहले ये युद्ध समाप्त हो गया था। इस युद्ध के विश्व पर बहुत ज़्यादा जो है वो खतरनाक परिणाम पड़े हुए थे। उसके बाद महासंघ की स्थापना हुई। विश्व के सभी देशों ने निर्णय किया कि ऐसा संघ बनाया जाए जिसका उद्देश्य विश्व में शांति और समझौते करवाना था, शांति बनाए रखना था, अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम करना था। लेकिन यह महासंघ सफल नहीं हो पाया। इसे राष्ट्रसंघ के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रसंघ जिसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। राष्ट्रसंघ हालांकि 1919 से लेकर 1939 तक विश्व में शांति कायम करने में सफल रहा, लेकिन इसको उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली। और 1939 से पहले फिर से जो मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियाँ थी वो आपस में फिर से दुश्मन बन गए थे, क्योंकि जर्मनी जो प्रथम विश्व युद्ध में हारा था, अब उसका नेतृत्व एक तानाशाह शासक जिसका नाम हिटलर था वो कर रहा था। साथ में इटली में एक और तानाशाह शासक था जिसका नाम था मुसोलिनी। तो जर्मनी और इटली इकट्ठे हो गए थे। साथ में उनको समर्थन था जापान जैसे शक्तिशाली देश का, जिसने रूस और चीन जैसे देशों को पराजित करके एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया था। तो एक बार फिर से 1939 में दोनों देश जो है दो गुटों में बंट गया था। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे जिसमें अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस इत्यादि देश थे। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे उस समय के शक्तिशाली देश थे। इटली और जर्मनी पर तानाशाह शासक हिटलर और मुसोलिनी शासन कर रहे थे। तो उन लोगों ने पूरे विश्व को युद्ध में धकेल दिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं हम। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में आरंभ हुआ, जिसमें एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और दूसरी तरफ धुरी शक्तियाँ थी। हालांकि पहले जर्मनी और जापान और इटली ने मित्र राष्ट्रों को बहुत हद तक जो है नुकसान पहुंचाया था, बहुत ज़्यादा नुकसान उनका कर दिया। 1942 तक ऐसा लग रहा था कि जर्मनी, इटली और जापान मिलकर अमेरिका और जो देश है यूरोपियन कंट्रीज़ उनको पराजित कर देंगे। लेकिन 1942 के बाद जो पलड़ा था वो मित्र राष्ट्रों की ओर झुका और एट द एंड ऑफ द डे लास्ट में मित्र राष्ट्रों ने धुरी शक्तियों को पराजित कर दिया। 1945 के आरंभ में ही हिटलर हार चुका था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जापान की बात करें तो जापान एक शक्तिशाली देश के रूप में लड़ रहा था। उसने अमेरिका और यूरोपियन देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। जर्मनी ने क्योंकि हिटलर की ने आत्महत्या कर ली थी, इसलिए जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब अमेरिका चाहता था कि जापान भी आत्मसमर्पण करें, तो इसके लिए हालांकि जापान भी चाह रहा था कि वो आत्मसमर्पण करे, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु हमले कर दिए। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला आक्रमण किया गया। अगर हम आक्रमण करें तो हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था, अगर हम इन आक्रमणों की बात करें तो हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर इसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 पर जो बम गिराया गया उसका नाम फैटमैन था। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका के शहर हिरोशिमा पर गिराए गए बम की। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को
जापान के शहर हिरोशिमा पर यह बम गिराया गया था और इस हमले के बाद हिरोशिमा शहर पूरी तरह तबाह हो गया। इसमें लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए। हालांकि जो उस समय की जो रिपोर्ट थी उनके अनुसार हिरोशिमा में रहने वाले 50% लोग हमले के दिन ही मर गए थे। बाकी के जो लोग थे जो मरे बाद में 80 से 100% जो लोग वो मरे, उसमें जो बुरी तरह झुलस गए थे, उनकी बुरी तरीके से वो इफेक्टेड हो गए थे वायरस या जो उस समय जो ये बम गिराया था उसके द्वारा। क्योंकि इसके बाद एक काली बारिश भी हुई हिरोशिमा पर इस रेडियो एक्टिव जो किरणें थी उनके कारण, और बहुत सारा नुकसान जो है इस युद्ध में हुआ। उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे ट्रूमैन, हैरी ट्रूमैन। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी थी पहले ही जापान को कि वो आत्मसमर्पण कर ले, लेकिन इससे पहले कि जापान आत्मसमर्पण करने की बात करता तभी उस पर जो है बम गिरा दिए गए थे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 6 अगस्त को ये बम हिरोशिमा पर गिराया गया। उस सुबह के 8:15 बजे थे उस समय जब ये बम गिराया गया। एटॉमिक बम था और इस बम को गिराने के बाद जापान, या हम बात करें हिरोशिमा शहर का जो टेम्परेचर था वो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म हो गया और करीब 10 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर राख हो गया। 10 किलोमीटर के रेडी जो दायरा था उसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। विस्फोट और थर्मल किरणों से, जो विस्फोट और थर्मल किरणें गिरी उससे जो वहाँ पे बिल्डिंगें थी वो टुकड़े टुकड़े हो गए उनके सारे। ऐसा माना जाता है कि हिरोशिमा की आबादी उस समय करीब 10,50,000 थी और इसमें 43,000 के आसपास जापानी सैनिक भी थे। तो लिटिल बॉय नामक इस यूरेनियम बम ने उस समय, आप ये सोचो कि 80,000 लोग एकदम से ही मारे गए थे उसी दिन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। और कुल बाद में जो बचे बहुत सारे लोग इफेक्टिव हुआ। अभी तक उस जो प्रभाव है उसका वो देखा जा सकता है हिरोशिमा में। अमेरिका यही नहीं रुका, उसने 3 दिन के बाद, आप ये देख सकते हो बिल्डिंग में कि ये हाल हो गया था, बिल्कुल कुछ नहीं बचा था। इतनी बड़ी बिल्डिंग तबाह हो गई थी और छोटी मोटी चीज़ें तो रही नहीं थी, बिल्कुल बुरे तरीके से ये तबाह हो चुका था। आप देख सकते हो क्या हालत हुई थी, कितना ये खतरनाक बम था। उसके इस हमले के केवल 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया। परमाणु बमों के प्रयोग ने जापान को भयानक स्थिति में पहुंचा दिया और उसके सम्राट हिरोहितो ने 14 अगस्त 1945 ईस्वी को बिना किसी शर्त के जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ ही युद्ध जो है वो समाप्त भी हुआ था। हालांकि जो नागासाकी पर बम गिराया गया था इसे फैट मैन का नाम दिया गया। उसका लिटिल बॉय था। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वो एक यूरेनियम बम था और एक ये प्लूटोनियम बम था जो कि नागासाकी पर गिराया गया था। इसमें भी बहुत सारे लोग, 70 से 80 हज़ार लोग जो है वो मारे गए थे और कुछ ही घंटों में पूरा हिरोशिमा में जो लोग थे वो मृत्यु का ग्रास बन गए। और ये बहुत बड़ी एक कैजुअलिटी थी, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा जापान पर पड़ा, क्योंकि इन 2 परमाणु परमाणु बमों के गिरने से उसके 2 शहर पूरी तरह तबाह हो गए थे। उसकी अर्थव्यवस्था जो थी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। हालांकि बाद में अमेरिका ने ही जापानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वहाँ पे कुछ वर्षों तक शासन भी किया जापान में और उसकी स्थिति को सुदृढ़ किया। तो ये प्रश्न भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों ने इसको सही तरीके से कर लेना। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और ये नोट्स आप लोगों ने अपनी कॉपी पे डालेंगे।